जो 4 रास्ते अपनाए गए हैं बीजेपी द्वारा। पहला रास्ता था चंदा दो धंधा लो, यानी कि प्रीपेड घूस। दूसरा रास्ता ठेका लो चंदा दो, यानी कि पोस्ट पेड घूस। तीसरा रास्ता था हफ्ता वसूली, यानी कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की धमकी दो और कंपनियों से चंदा लो। और चौथा रास्ता था फर्जी कंपनियों का रास्ता, यानी कि शेल कंपनी द्वारा चंदा लो। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये संविधान के खिलाफ गैर संवैधानिक है। इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाले से भारतीय जनता पार्टी ने करीब 8,250 करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा किया। एक और सनसनीखेज खुलासा करने वाले हैं हमारे कोषाध्यक्ष अजय माकन जी, जो आपको बिल्कुल साफ तरीके से दिखाई देगा बीजेपी की क्या रणनीति है। 2024 के चुनाव के संदर्भ में मैंने आपको 4 दिन पहले पाइथन भाषा के बारे में कहा था। आज उन्होंने पाइथन के बाप, कंप्यूटर में पाइथन का बाप भी होता है, अजगर का बाप भी होता है, उस बाप का नाम है आर लैंग्वेज। एज मोस्ट ऑफ यू नो, द इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैम, इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाले से भारतीय जनता पार्टी ने करीब 8,250 करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा किया है। हमने विस्तार से इस पर चर्चा की है पिछले कुछ दिनों में। जो 4 रास्ते अपनाए गए हैं बीजेपी द्वारा। पहला रास्ता था चंदा दो धंधा लो, यानी कि प्रीपेड घूस। दूसरा रास्ता था ठेका लो चंदा दो, यानी कि पोस्ट पेड घूस। तीसरा रास्ता था हफ्ता वसूली, यानी कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की धमकी दो और कंपनियों से चंदा लो। और चौथा रास्ता था फर्जी कंपनियों का रास्ता, यानी कि शेल कंपनी द्वारा चंदा लो। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये संविधान के खिलाफ है, ये गैर संवैधानिक है। आज एक और सनसनीखेज खुलासा करने वाले हैं हमारे कोषाध्यक्ष अजय माकन जी, जो आपको बिल्कुल साफ तरीके से दिखाई देगा बीजेपी की क्या रणनीति है। 2024 के चुनाव के संदर्भ में कैसे विपक्ष की पार्टियों को निशाना बनाया गया है और खास तौर से कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से अपंग करने की खूब प्रयास हो रही है। पर हम डरने वाले नहीं हैं। अजय माकन जी ने जो अभी वो खुलासा करने वाले हैं, उन्होंने काफ़ी गहरा विश्लेषण किया है और ये सब जानकारी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर उपलब्ध है। और उस पर अजय माकन जी जो खुद कंप्यूटर भाषा से वाकिफ हैं, मैंने आपको 4 दिन पहले पाइथन भाषा के बारे में कहा था। आज उन्होंने पाइथन के बाप, कंप्यूटर में पाइथन का बाप भी होता है, अजगर का बाप भी होता है, उस बाप का नाम है आर लैंग्वेज। इस आर कंप्यूटर भाषा को जो हम रिलीज कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो बीजेपी की अकाउंट की जानकारी है, उसका विश्लेषण हमारे कोषाध्यक्ष जी ने किया है। मैं अभी अजय माकन जी से गुजारिश करूंगा कि विस्तार से आपको ये सनसनीखेज खुलासे के बारे में आपको पूरी जानकारी दें। अजय माकन जी, कैन आई जस्ट से इन इंग्लिश 1 minute? As most of you know, the electoral bond scam, through the electoral bond scam, the BJP collected over 8,200 crores as donation. There were different routes. There was a prepaid bribe route, there was a post-paid bribe route, there was a post-raid group, Chanda Dhanda, raid, paid, and there was a shell company route. Today, our treasurer Ajay Makan ji has analyzed the data that has available on the ECI website that has been filed by the BJP. He's used a high level programming language called R, and he will now disclose some sensational details of the accounts of the BJP, which shows the complete hypocrisy of the BJP, which is engaged in tax terrorism. कर आतंकवाद है और कुछ नहीं है। और ये कर आतंकवाद का शब्द पहली बार बीजेपी के नेता अरुण जेटली ने पार्लियामेंट में इस्तेमाल किया था। और ये कर आतंकवाद के हमले जो हो रहे हैं,
जो टैक्स टेररिज्म अटैक हो रहा है कांग्रेस पार्टी पर, उसका जवाब बीजेपी की भाषा में ही आज हमारे कोषाध्यक्ष देंगे। अजय माकन जी। धन्यवाद जयराम जी। साथियों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये प्रेस वार्ता हम लोग मुख्यतः दो भागों में इसको बांटेंगे। सबसे पहले तो किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड भाजपा की सरकार ने नहीं रहने दिया अपने ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी से, और कैसे बीजेपी को फेवर किया जा रहा है और इनकम टैक्स की उन्हीं धाराओं का इस्तेमाल करके कांग्रेस को पिनलाइज किया जा रहा है और बीजेपी की तरफ आंख बंद किया जा रहा है। सबसे पहले तो इस बात को की जानकारी हम आपके सामने रखेंगे। दूसरा भाग हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर होगा कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को, प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी को तंग करके कांग्रेस पार्टी को आर्थिक तौर के ऊपर कांग्रेस पार्टी को एकदम से पंगु करा जा रहा है, अपंग किया जा रहा है आर्थिक तौर के ऊपर। ये हमारी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा भाग होगा। सबसे पहले साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेरे हाथ में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में सेक्शन 29C ये हर पॉलिटिकल पार्टी के ट्रेजरर को बताता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को किस फॉर्मेट के अंदर जो डोनेशंस उसको आई हैं वो डोनेशंस को इलेक्शन कमीशन को और इनकम टैक्स को देना होता है, सेक्शन 29C। और जो एग्जेम्पशन मिलती है इसका सेक्शन 29C का सबसेक्शन 4 ये कहता है कि where the treasurer of any political party or any other person authorized by the political party in this behalf fails to submit a report under subsection 3, then notwithstanding anything contained in the Income Tax Act, such political party shall not be entitled to any tax relief under this act. तो कोई भी exemption लेने के लिए इस जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इसके अंदर है, उस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में अगर कोई भी वायलेशन होती है, जो ट्रेजरर अगर उसको करता है तो उसको एग्जेम्पशन उसकी विड्रॉ हो जाती है। और इसके अंदर जो सेक्शन 29C के अंदर जो परफॉर्मा है, ये परफॉर्मा फॉर्म नंबर 24A है। ये दोनों की दोनों चीजें 29C और परफॉर्मा जो फॉर्म 24A है, ये हमने बैकग्राउंड नोट सर्कुलेट किया है, आप लोगों के फोन में अभी तक के आ गया होगा, उसमें दोनों की दोनों चीजें हैं। तो आप लोग अगर इस पे भी ध्यान देंगे तो वो आपको मिल जाएगा, उसमें कोई आपको चिंता करने की बात नहीं है। इसके अंदर जो मुख्य बहुत बेसिक चीजें मांगी गई हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बताए कि किससे उसको डोनेशन, नाम बताए कि किसने उसको डोनेशन दिया, और उसका एड्रेस बताए कि किसने उसका डोनेशन दिया, और अमाउंट बताए कितना डोनेशन दिया, और ये बताए कि चेक में दिया, आरटीजीएस में दिया, और 20,000 से ऊपर जिन लोगों ने डोनेशन दिया है उसका इसमें जिक्र करना होता है। और जो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और इलेक्शन कमीशन को जो पॉलिटिकल पार्टी देती है, वो पॉलिटिकल पार्टी जो देती है इलेक्शन कमीशन उसको अपने वेबसाइट पे डालती है। हम लोगों ने पिछले 2 साल में इलेक्शन कमीशन ने जो वेबसाइट में डाला, और जो 2017-18 जिसके आधार पे हमारे 135 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट से छीन करके ले गए, हमने वो दोनों सिर्फ एनालिसिस करी। तो ये इस प्रकार से जो ये फॉर्म है, ये फॉर्म आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे हर पॉलिटिकल पार्टी का मिलेगा, हर पॉलिटिकल पार्टी का। और जो हमारे सिर्फ 14 लाख की वायलेशन के ऊपर 135 करोड़ रुपए 2017-18 के अंदर बीजेपी की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारे से छीने, मैं बताना चाहता हूं कि 2017-18 के अंदर बीजेपी ने 1297 लोगों के डोनेशन जिन्होंने दिए हैं, उनका कोई एड्रेस, उनका कोई पता नहीं दिया, सिर्फ नाम लिखा और छोड़ दिया, उसका कोई पता नहीं दिया। पता इसके अंदर नाम और पता दोनों देना है। और कुल कितनी राशि? 42 करोड़ रुपए की राशि, 42 करोड़ के लोग की राशि के बारे में कोई अता पता नहीं है कि वो आदमी जो है कहां रहता है, क्या पाकिस्तान में रहता है, क्या किस जगह पे हमारे देश में रहता है, उसका एड्रेस क्या है। और ये क्लियर वायलेशन है। इनकम टैक्स ने ये 42 करोड़ की वायलेशन पे तो आंख पे पट्टी लगा ली, और मात्र 14 लाख रुपए के हमारे केवल 23 लोगों ने, जो भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, हमारे एमएलए थे, केवल 23 लोगों ने जो पैसे हमारे कैश में डिपॉजिट कराए, बाद में हमने उनके नाम, सब पैन नंबर सब उनका बताया, उसके बेसिस के ऊपर हमारे 135 करोड़ छीन करके ले गए। लेकिन जो 42 करोड़ रुपए, 42 करोड़ रुपीज
जो बीजेपी ने जिसका पता भी नहीं बताया, उनके बारे में एकदम चुप बैठे हुए, कुछ भी नहीं किया। 1297 लोगों का पता नहीं बताया, 1297, 1297, और 92 लोगों के तो नाम भी नहीं है। डोनर्स की लिस्ट है और 92 लोगों का नाम और पता नाम ही नहीं है कि ये 92 लोगों का नाम कौन सा है। अजय माकन है, जयराम रमेश है, अजय कुमार है, वो नाम भी नहीं उन्होंने उसके अंदर लिखा। 92 लोगों का, तो 92 लोगों का नाम नहीं, 1297 के एड्रेसेस नहीं, ये सिर्फ 2017-18। अब हमने हर साल का और खास तौर के ऊपर पिछले 2 सालों का जब एनालाइज किया, तो पिछले 2 सालों में 253 लोगों के नाम नहीं, 2.5 करोड़ ऐसी राशि ली है जिसका नाम भी नहीं है। 1.05 करोड़ लिया है 126 लोगों का पिछले 2 सालों में जिनका एड्रेस नहीं। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बीजेपी की इस कमी और हमारे इलेक्शन कमीशन इन सब चीजों के ऊपर आंख बंद करके बैठी हुई है। कांग्रेस सिर्फ सामने नजर आती। इनकी जितनी भी वायलेशंस हैं, हम लोगों ने सारी की सारी वायलेशंस को उसी पैरामीटर से एनालाइज किया जिससे इन्होंने हमारे को गलत तरीके से एनालाइज किया। उसके ऊपर कितना इनकम टैक्स लगना चाहिए, कितनी उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना चाहिए, और पिछले 7 सालों का जो हम लोगों ने हिसाब लगाया है उससे 4600 करोड़ रुपया बीजेपी के ऊपर पेनल्टी लगती है। 4600 करोड़ रुपए, 4600 करोड़ रुपीज पेनल्टी बीजेपी के ऊपर लगती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शुड रेज अ डिमांड ऑफ 4600 करोड़ रुपीज फ्रॉम द बीजेपी बिकॉज ऑफ दीज वायलेशंस। और हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डिमांड करते हैं कि उनको कांग्रेस की ये कमी नजर आती है, लेकिन ये 4600 करोड़ की जो पेनल्टी बीजेपी से लेनी चाहिए, व्हाई इज इट नॉट लुकिंग एट दीज वायलेशंस डन बाय द बीजेपी, जो क्लियर कट वायलेशंस हैं। आप लोग भी जाकर के इसमें वेबसाइट पे ईसीआई से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। मैंने जो अपने यहाँ पे निकाला है, जिस तरीके से आर लैंग्वेज का मैंने निकाला, ये भी हम आपको देंगे। आप लोग खुद भी इसमें से देख सकते हैं, अपने ऑफिस में किसी को दिखवा सकते हैं इसके अंदर किस तरीके से। और जो मैंने टोटल फिगर्स बताए हैं कि इतने नाम मिसिंग है, इतने एड्रेसेस मिसिंग है, इतना टोटल अमाउंट है, ये सब कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज एआई और आर लैंग्वेज को यूज करके हम लोगों ने निकाला है। तो इसमें कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं है कि इसमें कोई भी कहीं पे भी कोई गलती। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहेंगे? हम लोगों को जो नोटिसेज आए हैं, मैंने आपको बताया सीताराम केसरी जी के जमाने के हमारे 1993-94 के नोटिसेज हमारे को आए, सीताराम केसरी जी के जमाने के। और जब नोटिसेज पिछली बार आए थे, डिमांड कल हमारे पास में आया है 53 करोड़ का। सीताराम केसरी जी के जमाने के 53 करोड़ का डिमांड कांग्रेस का 1993-94 का कांग्रेस को आया। और टोटल पिछले इसी तरीके से उन लोगों ने 5 सालों का दिया है, 3 सालों का और वो बना रहे हैं। टोटल 1823 करोड़ की डिमांड कांग्रेस पार्टी से करी गई है। 1823 करोड़ का डिमांड इनकम टैक्स ने कांग्रेस पार्टी से किया है। तो आप ये सोचिए कि एक तरफ बीजेपी की जो वायलेशंस हैं उसको आंख बंद कर रहे हैं, और हमारे हिसाब से वो अगर वायलेशंस वही बात बीजेपी पे लगाया जाए तो 4600 करोड़ का बनता है। और कांग्रेस को गलत तरीके से फंसा करके, कांग्रेस को गलत तरीके से सीताराम केसरी जी के जमाने के एक चीज टाइम बार होती है, और ये 1993-94 की डिमांड 53.9 करोड़ मिलाकर के 1823 करोड़ का इन्होंने जो लगाया है, ये कहां की लेवल प्लेइंग फील्ड है और कहां का ये डेमोक्रेसी हमारे देश के अंदर हमारे बच गई। हमारे यहां पर जो डिमांड रेज करी गई है वो इस बेसिस पे करी गई है कि 5 साल पहले कुछ डायरीज जो हैं चलानी डायरीज के नाम से रिकवर हुई थी। उन डायरीज के अंदर कुछ एंट्रीज हैं जिसके बेसिस के ऊपर कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये सारी डिमांड रेज करी गई। अब हम सिंपली ये पूछना चाहते हैं, एक बड़ी सिंपल सी चीज पूछना चाहते हैं कि चलानी डायरी के बेसिस के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाग जाता है, लेकिन जैन डायरी में जिसमें अडवाणी जी, और उस वक्त अडवाणी जी बीजेपी के नंबर 1 नेता हुआ करते थे, उसके बेसिस पे बीजेपी के ऊपर क्यों नहीं टैक्स मांगा जाता है, इनकम टैक्स? येडुरप्पा डायरी के बेसिस के ऊपर, डीके शिवकुमार की डायरी के बेसिस के ऊपर टैक्स मांगा जा सकता है कांग्रेस से, लेकिन येडुरप्पा डायरी के ऊपर जो बीजेपी के लीडर्स को जो पैसे दिए गए हैं उसके ऊपर इनकम टैक्स आंख बंद कर लेता है। बंगारू लक्ष्मण कन्विक्टेड हुए, पैसे लेते हुए बीजेपी के अध्यक्ष देखे गए, उसके ऊपर कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं जागती है। जब वो पीछे के केसेस खोल रही हैं तो बंगारू लक्ष्मण के टाइम के ऊपर क्यों नहीं खोले गए?
येडुरप्पा डायरीज के ऊपर क्यों नहीं खोले गए? क्यों केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के समय के ऊपर उनको ये डायरीज ध्यान में आ रही है, सहारा बिरला डायरी उनको ध्यान नहीं आ रही जिसमें मोदी जी के खुद का नाम है? तो सहारा बिरला डायरी जिसमें मोदी जी का खुद का नाम, उसको नजरअंदाज। जैन डायरी जिसमें अडवाणी जी का खुद का नाम, उसको नजरअंदाज। येडुरप्पा डायरी जिसके अंदर तमाम बीजेपी के नेताओं को पैसे दिए हुए हैं, उसको नजरअंदाज। तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी को तंग करने के लिए, कांग्रेस पार्टी के ऊपर इस बात को उठाने के लिए क्यों ये किया जा रहा है? तीसरा जो सबसे मुख्य प्रश्न इस बात पे हम लोग उठाना चाहते हैं, टाइमिंग पे। ये 2019 के अंदर ये डायरी निकली, आज जाकर के इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन नोटिफाई हो गया, आज जाकर के इन लोगों को डिमांड रेज करना याद आ रहा है। पहली बार अब जाकर के कल शाम को इन्होंने डिमांड रेज किया जब इलेक्शन नोटिफाई हो गया है। क्यों? क्या इससे पहले 5 साल कभी भी ये लोग डिमांड रेज नहीं कर सकते थे? अब क्यों डिमांड रेज कर रहे हैं? तो ये सारी की सारी बातें बड़ी स्पष्ट ये बताती हैं कि कैसे इनकम टैक्स आंख बंद करके एक तरफा बीजेपी की कमियां उनको नजर नहीं आ रही, उनके 4600 की पेनल्टी उनकी नजर नहीं आ रही जो एकदम साफ स्पष्ट नजर आता है, उनके 42 करोड़ की वायलेशन नजर नहीं आ रही, हमारी 14 लाख की वायलेशन के ऊपर 135 करोड़ रुपया हमारे से ले लिया, हमारे 23 लोगों ने, हमारे जो है एमपीज और एमएलएज ने जमा कराए, कैश जमा कराए, उसके ऊपर हमारे 135 करोड़ रुपए लगा दिए, उनके 1290 से भी ज्यादा लोगों ने, उनके पता नहीं, उनका नाम नहीं, उसके ऊपर उनको कोई कहीं पे भी नजर नहीं आता। तो इसलिए हम लोग आपसे ये कहना चाहते हैं, आज ये समय आ गया है, अगर आप लोग इसको जनता को सही तरीके से नहीं दिखाएंगे और प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी को पुराने केसेस, सीताराम केसरी जी के जमाने के केसेस निकाल करके तंग किया जाएगा ताकि हमारे बैंक अकाउंट्स हमारे दोबारा से फ्रीज करे जा सके, ताकि फिर से हम सब लोगों को तंग करा जा सके, तो कैसे हमारे देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा रहेगा? ये आप लोगों के सामने की बात है। हम मांग करते हैं इनकम टैक्स से कि 4600 करोड़ रुपए बीजेपी से इसी वक्त उनको नोटिस दिया जाना चाहिए। मैंने आपको पूरे फैक्ट्स फिगर्स और पूरे उसकी लोकेशंस कहां पे है उसकी मैंने जानकारी आप लोगों को दी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसी तेजी से कार्रवाई करेगा जैसे तेजी से कार्रवाई उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ करी। ये तो सर आपने जो आज खुलासा किया है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन कल जो कोर्ट में हुआ है, हाई कोर्ट में राहत नहीं मिली है, वो क्या पहलू रहे? कांग्रेस उस पर क्या कहेगी? देखिए, ये टेक्निकल इनकम टैक्स से संबंधित हमारे जो इनकम टैक्स को जो कोर्ट के अंदर जो बेंच देखता है, हम लोग उसके पास में गए और उसने हमारे को वापस एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास में जाने के लिए भेजा है। हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, हमें रिलीफ कोर्ट से मिलेगा ही मिलेगा, रोक नहीं सकते हैं, और हम इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि कानून हमारे साथ है, हमें हर हालत में रिलीफ मिलेगा। लेकिन जब हमारे को रिलीफ मिलेगा जब तक के इलेक्शंस खत्म हो गए होंगे। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अब आप टाइमिंग देखिए, ऐसे टाइम के ऊपर हर चीज का प्रोसेस होता है। इनकम टैक्स के अंदर भी हमारे को सबसे पहले नोटिस असेसिंग ऑफिसर देगा, उसको चैलेंज उसके नेक्स्ट लेवल पे डिपार्टमेंट में ही करेंगे हम, उसके बाद में हम उसको चैलेंज फिर एपेलेट ट्रिब्यूनल में करेंगे, जब जाकर के हम हाई कोर्ट जाएंगे, और जब हाई कोर्ट के बाद में फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये पूरा हमारा एक लीगल एक प्रोसेस होता है जिसको हम बाईपास नहीं कर सकते। हम सीधे अगर सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट कहेगा आपने असेसिंग ऑफिसर को, प्रिंसिपल आईटी को आपने क्या चैलेंज किया, आपने प्रिंसिपल आईटी को क्या सीआईटी के आपने चैलेंज किया, फिर आईटीएटी चैलेंज किया। तो ये सारी प्रोसेस सबको मालूम है कि अल्टीमेटली हमें रिलीफ मिलना ही मिलना है, क्योंकि ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन जब तक के चुनाव निकल जाएगा और डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, उस टाइम के ऊपर कौन इन सब चीजों को देखेगा? ये हमारा कहना है। मगन साहब, आप लोगों ने चुनाव आयोग से कंप्लेन किया था इस इशू को भी लेकर के कि आपके अकाउंट फ्रीज हुए हैं, 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, चुनाव आयोग का रिस्पांस क्या है इस पर? अभी हम वेट कर रहे हैं चुनाव आयोग इसके ऊपर कोई कार्रवाई करे, क्योंकि चुनाव आयोग का भी ये दायित्व बन जाता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चुनाव आयोग का भी दायित्व है। तो चुनाव आयोग के पास में भी उनका भी दरवाजा हमने खटखटाया है, और ये इससे बड़ा स्पष्ट, हमने आपको बड़ा स्पष्ट 2 चीजें बताई कि हमसे अननेसेसरी डिमांड हमारे से रेस किया जा रहा है, और दूसरा हमने कहा है कि बीजेपी खुद एट डिफॉल्ट है और उसको एकदम से साफ छोड़ा जा रहा है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी क्यों ऐसी चुनी जा रही है जिसको पिनलाइज किया जा रहा है? और मैं आपको और एक बताना चाहूंगा, 1993-94 का आप लोग पता कराएं, कुछ और ऑपोजिशन पार्टी को भी नोटिस आए
93, 94 के कुछ और ऑपोजिशन पार्टीज को भी नोटिस आने शुरू हो गए हैं, जो कि बीजेपी के ऑपोजिशन पार्टीज। माकन साहब, जिस तरह से आप लोगों ने अपने अकाउंट लेवल प्लेइंग फील्ड के लोग का आरोप लगा, उस पर जो है अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर का भी बयान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो शिकायतें हैं उस पर जांच होनी चाहिए और कांग्रेस को भी चुनाव कैंपेन के पैसा मिलना चाहिए। इस पर जो है भारतीय विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी की थी, आपत्ति की। उसके बाद भी मैथ्यू मिलर का बयान आया कि हम अपनी स्टैंड पर कायम हैं, कांग्रेस की बातें सुनी जानी चाहिए। देखिए, हमें भारत के लोकतंत्र पे पूरा विश्वास है, हमें भारत के न्याय पद्धति पे, न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है। हमें किसी भी बाहर की सपोर्ट की जरूरत नहीं है और हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। हमारे अपने इंस्टीट्यूशंस, हमारे संविधान, हमारे न्यायपालिका, हमें उनके ऊपर पूरा विश्वास है। हमें बाहर की किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। माकन साहब, जो डिमांड इसमें रेज किया गया है 93, 94 का, तब भी आपकी सरकार थी, नरसिम्हा राव की सरकार थी, उसमें भी आप लोगों ने उसको क्लियर क्यों नहीं किया इसको? और 10 साल 2004 से 2014 तक भी आपकी सरकार रही, उसमें आपने इसको क्लियर नहीं क्यों नहीं किया? क्योंकि आज ये जो नौबत आई है इसको पहले भी क्लियर कर सकते थे आप। आपका क्या मतलब क्लियर करने का? आपको क्या लगता है कि हम लोग क्लियर नहीं करते? हम अपने इनकम टैक्स का, हम अपनी असेसमेंट हम लोग देते हैं तो क्लियर होता है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात आप हमसे पूछ रहे हो कि क्लियर क्यों नहीं कर रहे, हम लोगों ने क्लियर किया जब तो अभी तक कोई डिमांड नहीं हुई। उसके बीच में 98 के आसपास में वाजपेयी जी की भी तो 5 साल की सरकार रही, उन्होंने तो हमसे नहीं रेज किया, इसका मतलब क्लियर था। अब एकदम से जो है ये 93, 94 का अब जाकर के 30 साल बाद में अब कहां से आ गया? हमने तो हमेशा क्लियर, हमने तो पहले दिन से क्लियर किया हुआ था। सर, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट आप जाएंगे, हाई कोर्ट से अब तक आपको राहत नहीं मिली है, तो कितने आश्वस्त है कि सुप्रीम कोर्ट में आपको राहत मिल पाएगी? दूसरी बात, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि और भी विपक्षी दलों को इस तरीके के नोटिस आ रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी उन सभी विपक्षी दलों से रीच आउट करके एक कॉमन मोर्चा बनाकर इस चीज को आगे बढ़ाएगी और क्या ऑप्शन आप लोगों के पास बचता है? देखिए, इसमें हम लोग जो हैं, इसको, ये लोकतंत्र पे हमला है। सबसे बड़ी बात तो हमको ये समझना चाहिए, हमारे फाइनेंसेस इस तरीके से, अगर अब इसका नेक्स्ट स्टेप हमारा अकाउंट फ्रीज करना है, तो जैसे हमारा 1 महीने पूरा इन्होंने 280 करोड़ के करीब हमारे अकाउंट को फ्रीज रखा, जिसमें से 135 करोड़ रुपए निकाल करके ले गए। ये तब की बात है जबकि 135 करोड़ की डिमांड थी। अब 1823 करोड़ की डिमांड है, तो आप सोचिए कि ये कहां तक, किस एक्सटेंट तक के जा सकते हैं। तो ये लोकतंत्र पे हमला है। तो इसको हम लोग चाहे सड़क के ऊपर उतर करके लड़ने के लिए लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ में, इससे बड़ा हमला लोकतंत्र पे मैं नहीं समझता कि आज तक के कभी भी हुआ होगा। और इसलिए हम लोग इसको सीरियसली बोल रहे हैं, क्योंकि आपको समझ लेना चाहिए कि इलेक्शंस के दौरान में हम लोग अगर अपनी पब्लिक मीटिंग्स के ऊपर पैसे हम नहीं खर्च कर सकते, कैंडिडेट्स को हम अपने आरटीजीएस नहीं हम भेज नहीं सकते, हम लोग एडवर्टीजमेंट्स हम लोग आप लोगों को नहीं कर सकते, तो हम लोग किस तरीके से, कोई उधार पे तो हम लोगों को पैसे देगा नहीं। तो ये बहुत बड़ा हम लोगों पे हमला है। हम लोग लाइक माइंडेड पार्टीज के ऊपर से भी हम लोग बात करेंगे, बाकियों को जिनको नोटिसेस कईयों को आया है, जो हमें पता चला है, ये एकदम रिसेंट डेवलपमेंट है। कल ही कि हम लोगों को भी कल ही ये सारे नोटिसेस आए हैं और ऑपोजिशन पार्टीज को भी नोटिसेस आ रहे हैं, तो ये रिसेंट डेवलपमेंट है। हम लाइक माइंडेड पार्टी से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हम इसलिए आश्वस्त हैं क्योंकि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट डेमोक्रेसी को किस तरीके से बचाया जा सके, उस चीज को ध्यान में रख करके इस बात को देखेगा। ये सिर्फ टैक्सेशन मैटर की तरह नहीं इसको लिया जाना चाहिए। ऐसे नोटिसों से हमें, हमारे मनोबल पर कोई असर नहीं होगा। हमारा चुनाव प्रचार चलता रहेगा। कुछ 2 दिन पहले हमने एक अभियान, मेरे विकास का 2 हिसाब अभियान की शुरुआत की। 3 तारीख को घर घर गारंटी कार्यक्रम शुरू होगा। तो इस पर कोई शक नहीं होना चाहिए कि ऐसे नोटिसों से जो अभी हम गुजर रहे हैं, जो नोटिस आफ्टर नोटिस आ रहा है, सीताराम केसरी जी के ज़माने के नोटिस आए हैं, उसके पहले उमाशंकर दीक्षित के ज़माने के नोटिस आएंगे, और हम इंतज़ार कर रहे हैं जमनालाल बजाज जो कोषाध्यक्ष जी थे जब महात्मा गांधी नेतृत्व करते थे, जमनालाल बजाज के समय के भी नोटिस हमें आएंगे। हम उसका इंतजार कर रहे हैं, पर हमारे मनोबल पर इसका कोई असर नहीं होने वाला है। हमारा चुनाव प्रचार चलता रहेगा। हम और आक्रामक होंगे, हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो डरा रहे हैं वो खुद डरे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का अकाउंट में इतना पैसा भी नहीं है कि 1800 करोड़ रुपया दे सकते हैं। आपको मालूम है 1800 कितना होता है? 1800 रुपया नहीं, 1800 करोड़ है। 1800 रुपया नहीं है, ये 1800 करोड़ है। आपको मालूम है 1800 करोड़ कितना होता है? हमारे पूरे इलेक्शंस का, पिछले बार का 2019 का पूरे इलेक्शंस का हमारा 800 करोड़ का खर्चा था।
पूरे इलेक्शंस का, तो 1800 करोड़ उतना होता है। जो अभी अभी अजय माकन जी ने कहा है, ये आरोप नहीं है, आपने गलत शब्द का इस्तेमाल किया है, एलिगेशन। ये एलिगेशन नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जो जानकारी खुद पार्टियां देती हैं उस पर हमने एआई का इस्तेमाल करके, आजकल हर बच्चा हमारे देश में आई और एआई की बात करते हैं, तो हम भी कुछ एआई जानते हैं और उसी एआई के सहारे हमने जो जानकारी बीजेपी पार्टी ने वेबसाइट पर है उसका विश्लेषण करके इन्होंने ये तथ्य आपके सामने रखा है। तो इसको एलिगेशन मत कहिए। ये 4,620 करोड़ रुपया जो वायलेशन है, ये एलिगेशन नहीं है, ये एआई के द्वारा जनरेट किया गया है। मगन जी, सवाल ये है कि इलेक्शन अपने शबाब पर है, आप लोगों के पास, कांग्रेस खाते के पास पैसा नहीं और बीजेपी के पास हजारों करोड़ रुपए हैं। इलेक्शन आम लोगों की भाषा में किस तरह से प्रभावित हो रहा है आप लोग का चुनाव प्रचार, किस तरह से डे टू डे जो एक्सपेंसेज हैं वो कांग्रेस नहीं कर पा रही, लोगों तक ये बात कैसे पहुंच रही है? देखिए, ये तो आप लोगों को हम बता रहे हैं कि क्या स्थिति है और बीजेपी की क्या मंशा है, ताकि आप लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं कि किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रखा जा रहा है। अभी इसको इससे भी जोड़ करके देखिए, एक तरफ तो बीजेपी के अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉन्ड्स का पैसा उनके पास है, हजारों करोड़। दूसरा, उन्होंने जिस तरीके से जमा कराया है पैसा, उसमें नाम नहीं दिए डोनर्स के, उनके एड्रेसेस नहीं दिए डोनर्स के, वो एक वायलेशन अलग से, वो भी इलीगल है। एक तरफ तो इलीगल पैसे के ऊपर पैसे को देख करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आंख बंद कर रहा है, और दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो क्राउड फंडिंग से हमारे पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, जो हमारे यूथ कांग्रेस ने मेंबरशिप ड्राइव से पैसा इकट्ठा किया, जो एनएसवाई ने जो जेब खर्ची जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके पैसे हैं, उनके ऊपर डाका डाल रहे हैं। 135 करोड़ रुपया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑलरेडी ले गया है, जो कि हमारे इलेक्शन में खर्च हो सकता था। तो अगर आप पिछले बार के अगर इलेक्शन में एक्सपेंसेस से कंपेयर करें तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट जो है 20% के करीब तो इलेक्शन कमीशन हमारे बैंक अकाउंट से उठा करके ले गया, जो हमारा पिछली बार इलेक्शन में खर्च हुआ था। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड कहां से है? ये डेमोक्रेसी में अगर प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी पे ऐसा हमला होगा तो कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, ये लोगों को समझने की जरूरत है। और अगर फिर ये ऐसी पार्टीज को वापस मौका देंगे तो ये अगली बार तक के तो डेमोक्रेसी रहेगी नहीं। सर, पहले फेज के चुनाव का नामांकन खत्म हो चुका है, कोषाध्यक्ष आप कांग्रेस पार्टी के हैं और क्योंकि चुनाव लड़ना है उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज आपके पास नहीं है, तो क्या कोई ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी पर कांग्रेस पार्टी काम करेगी? कैसे आप रिसोर्सेज जनरेट करेंगे ताकि इलेक्शन लड़ सके? देखिए, हम लोगों के पास में प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सब हम लोगों के आज हम सिर्फ इतना ही बताना चाहेंगे, इतना मैं आपको कह सकता हूं कि हम लोग जो हैं हर तरीके की प्रेशर के लिए, उसको झेलने के लिए, उससे लड़ने के लिए आक्रामक तरीके से हम लोग तैयार हैं। हमारे पास में हर तरीके की इवेंचुअलिटी को फेस करने के लिए प्लान्स हमारे पास इन प्लेस हैं और हम लोग उसको समय आने के ऊपर उसका उपयोग करेंगे। कल प्रधानमंत्री ने कहा, ट्विटर पे कहा कि भाई कांग्रेस बाज नहीं आ रही है और दबाव डाल रही है। मतलब 70 साल से आप सत्ता में थे और अब 10 साल से सत्ता से बाहर हैं, सिर्फ 3 राज्यों में आपकी सरकार है, फिर भी आपकी इतनी हिम्मत हो रही है कि आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आप प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी ताकत कहाँ से लाते हैं आप? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस सनसनी के खुलासे पर है। जो प्रधानमंत्री ने कहा है उसका जवाब कल ही हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और मैंने दे दिया है। आप कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र पे खतरा है और ये इनकम टैक्स की टेक्निकलिटीज का मामला नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आपको इनकम टैक्स से क्यों जोड़ रहे हैं उसको? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट में हमारे देश के सबसे अच्छे लीगल ब्रेन्स की हम मदद ले रहे हैं और हम इसको कानूनन हम लोग इसको टैकल कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा और जो भी सुप्रीम कोर्ट में हमें कहना होगा, जो बात आपने कही है वो भी कहेंगे और जो जिस तरीके से हमारे को प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि हम प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी हैं, वो भी बात हम कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हम क्या कहेंगे इसकी स्ट्रैटेजी आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना ठीक नहीं, लेकिन आपकी बात भी वाजिब है। माकन जी, 135 करोड़ रुपए का लियन और 1800 करोड़ रुपए का डिमांड नोट, इन दोनों पैसे को हटा के कांग्रेस के पास कितना पैसा बचेगा लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए? आपको लगता है कि इसके बाद में भी कुछ बच जाएगा? देखिए, हम लोगों ने ये तय किया है कि बीजेपी के अकाउंट्स में जो कमियां हैं, जिसको इनकम टैक्स ने नजरअंदाज किया है, जैसे मैंने बताया कि हर साल जो उन्होंने अकाउंट सबमिट किया है
उसमें हजारों लोगों के एड्रेसेस और नाम तक नहीं डाले हुए हैं और करोड़ों रुपए उनके नाम के डोनेशंस वसूल करे हुए हैं। अगर यही हिसाब लगाया जाए, वायलेशंस इनकम टैक्स के लगाया जाए, तो 4,600 करोड़ रुपया बीजेपी को इनकम टैक्स को देना पड़ सकता है पिछले 7 सालों का ही केवल। तो इसको लेकर के हम लोग सोच रहे हैं कि हम PIL डालेंगे, हम कोर्ट जाएंगे, और कौन डालेगा, किस कोर्ट में डालेंगे, इस चीज की हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन हम PIL लेकर के हम इसको जाएंगे और बीजेपी के से 4,600 करोड़ रुपए की डिमांड करी जानी चाहिए, ये हम मांग करेंगे। माकन साहब, मेरा सवाल ये है कि जब आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त कर रहे हैं, देश से बाहर भी कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज होने का मुद्दा उठाया जा रहा है। UN में ये मुद्दा उठाया गया और ये कहा गया कि भारत में लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, इलेक्टोरल जो प्रोसेस है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज को दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, इसको लेकर कंसर्न जताया गया। आपको लगता है कि देश की छवि भी इससे खराब हो रही है? देखिए, मैं इस बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ये हमारा आंतरिक मामला है और हमारा संविधान सक्षम है। मैंने पहले भी बोला, हमारा संविधान सक्षम है, हम लोग सक्षम हैं कि अपने आंतरिक मामले को हम खुद ही सुलटाएं। हमारी न्यायपालिका मजबूत है और हमें उस पर पूरा भरोसा है। तो हमें किसी भी बाहरी मदद की जरूरत नहीं है, किसी विदेशी ताकत की जरूरत नहीं है। हम सक्षम हैं और हम इस मसले को हम खुद उठाएंगे और बाहर की किसी की भी हमारे को मदद की जरूरत नहीं है। इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि आप लोग कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र पर हमला है और इसे लेकर 31 तारीख की रैली कर रहे हैं, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी जो है इसे केजरीवाल की गिरफ्तारी से जोड़कर उसको मुद्दा बना रही है। तो ऐसे में कांग्रेस क्या उस कॉज को सपोर्ट कर रही है या उस बैनर के साथ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है और हमें पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी भी लोकतंत्र की हत्या जो इस पूरे रैली की थीम है उसको मानती है और उसमें सभी बातों को रखा जाएगा। जिस तरीके से हर ऑपोजिशन पार्टी पीड़ित है इस वक्त, सभी बातों को रखा जाएगा, ऐसा हमारे को उम्मीद है और ऐसा ही होगा।